Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, previous videos आप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारा ईटा सीरीज़ के हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं जिनमें हमने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसके बहुत बेसिक टॉपिक्स हमने इससे पहले लर्न किए थे। टॉपिक्स थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन्हीं टॉपिक्स में से प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो डिफरेंट एंटी टेस्ट से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर डिटेल सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा लेक्चर जो है वो गौर से सुनिएगा, समझिएगा और इस अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और टॉपिक मैंने आपको पहले कहा है कि दीज आर एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। एंटी टेस्ट से रिलेटेड जो है वो जितने भी प्रीवियस पेपर्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं उनसे हमने सिर्फ इन टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं और उनको जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट of carbon in Na2C2 is option A +4, option B +2, option C -1 and option D -4। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जो टॉपिक था उसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए उसके साथ जो बॉन्डेड दूसरे एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का हमें पता होना चाहिए और उन नंबर्स को लेके हम अपना रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कंपाउंड है Na2C2। क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड करना है हमें नहीं पता, लेकिन साथ सोडियम मेटल है। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में हमने कहा था कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। इट्स मीन सोडियम एक अल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 और यहाँ पे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये टोटल हो जाएगा +2। अब +2 जो है उसमें आप -2 ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल होगा, वो 0 होगा। तो -2 का मतलब है कि यहाँ एक कार्बन पर -1 होना चाहिए और 2 पर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। रिमेंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम का लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent among the following. Option A is chloride ion, option B is neon, option C is sodium ion and option D is calcium ion। Dear students, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के टॉपिक में हमने ये बात की थी कि हमारे पास
जो मेटल्स होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। अब यहाँ नॉन मेटल में हमारे पास नियॉन है, नियॉन में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी तो नहीं है, इस वजह से ये ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर्स में मेटल या नॉन मेटल के एटम्स नहीं गिवन, बल्कि आयंस गिवन है। क्लोराइड आयन गिवन है, कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, तो ये गिवन है। तो हमसे पूछा गया है रिड्यूसिंग एजेंट। वी नो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इट्स मीन कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ आप ऑप्शन ए, सी और डी इन तीनों में से देखें तो सिर्फ एक क्लोराइड आयन वाहिद आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ सोडियम आयन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कैल्शियम आयन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखते। ये अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, अब मजीद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। सिर्फ क्लोराइड आयन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो इट्स मीन कि ऑप्शन ए जो है क्लोराइड आयन, ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए कि इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्लोराइड आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaClO3 whole twice is option A is -1, option B is +3, option C is +5 and option D is +6। Dear students, कंपाउंड गिवन है CaClO3 whole twice। इसमें हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ये पता हो कि ये जो ClO3 आयन है इसका चार्ज क्या है और उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कैल्शियम जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर कैल्शियम +2 है तो ये जो ClO3 है इसको भी -2 के साथ न्यूट्रल होना चाहिए। तो इट्स मीन कि एक आयन का चार्ज होगा -1 और मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो फिर आपके पास +-2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ClO3 इस पर -1 चार्ज है। अब इस -1 चार्ज को हमने यूज करके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि हर कंपाउंड में -2 और 3 एटम्स हैं, तो ये हो गया -6। अब -6 में आप +5 ऐड करेंगे तो आंसर -1 है। न्यूट्रल नहीं करना क्योंकि बाहर जो चार्ज है वो -1 है। तो +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, वो है which of the following is not considered as oxidizing? Which of the following is not considered as oxidizing agent? Option A is MnO2, option B is Cl2, option C is NaOH and option D is Na2O, sodium peroxide। Dear students, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने ये बात की थी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली जो आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ MnO2 मैंगनीज का ऑक्साइड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
Cl2 नॉन मेटल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और Na2O2 जो है ये सोडियम का परऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारे पास NaOH जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में उसने हमसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is oxidizing agent in the given रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है और वो रिएक्शन है Zn जिंक प्लस Cu प्लस 2 gives us Zn प्लस 2 प्लस Cu, और ऑप्शन ए इज Cu प्लस 2, ऑप्शन बी इज Zn, ऑप्शन सी इज Zn प्लस 2, ऑप्शन डी इज Cu। क्वेश्चन ये था कि इस रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रही है। ये सोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो इन रिएक्शन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप देखें यहाँ जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है +2 कॉपर आयन का, इधर आए तो जिंक आयन का +2 और कॉपर क्या हो गया 0। नाउ यू कैन सी कि जिंक जो है ये 0 से +2, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये आपके पास है कॉपर +2, कॉपर +2 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड पे 0 हो गया है, तो इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन ए होगा कि Cu+2 या cupric ion is the oxidizing agent in this reaction. Dear students, next questions की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है which of the following is not a redox reaction। कुछ रिएक्शंस गिवन है और उनमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज कॉपर प्लस सल्फर गिव्स अस CuS, ऑप्शन बी इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस copper, and option C is H2 plus Cl2 gives us HCl, and option D is Cu plus 2 plus S minus 2 gives us CuS। Dear students, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होनी है। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है।
जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो या तो ऑक्सीडाइज हो रही होंगी या रिड्यूस हो रही होंगी। अगर एक चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइज हुई है, और अगर एक चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है तो इट्स मीन वो रिड्यूस हुई है। तो यहाँ देख लेते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर से, कॉपर फ्री स्टेट में है 0, सल्फर फ्री स्टेट में है 0, और यहाँ क्यूप्रिक सल्फाइड में कॉपर +2 और सल्फर -2 होता है। यहाँ जो है वो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई है, इट्स मीन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली ऑप्शन बी में जिंक 0, सल्फेट आयन -2 होता है तो कॉपर +2 हो जाएगा। इधर आते हैं, सल्फेट आयन -2 होता है तो जिंक +2 हो जाएगा, और कॉपर फ्री स्टेट में चला गया तो 0। यहाँ भी जिंक और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई हैं, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से ऑप्शन सी में आते हैं, H2 फ्री स्टेट में 0, Cl2 फ्री स्टेट में 0, HCl में हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई हैं, तो दिस इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। बट इन ऑप्शन सी यू कैन सी कॉपर +2 सल्फर -2, जब इन्होंने CuS बनाया है तो इसमें भी कॉपर +2 और सल्फर -2 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ कॉपर और सल्फर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, तो ये हमारे पास जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और यही हमारा करेक्ट आंसर बी है इस क्वेश्चन का। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज passed through an acidified solution of CuSO4 and a black precipitate is formed. This is due to option A oxidation of Cu+2, reduction of Cu+2, option C neither oxidation nor reduction, or option D both oxidation and reduction। क्वेश्चन ये है कि H2S को पास किया गया है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वी हैव CuSO4 और इसमें से हमने पास किया है हाइड्रोजन सल्फाइड को। इट्स मीन इन दोनों चीज़ों ने आपस में रिएक्शन किया है। इसके नतीजे में यू कैन सी कि आपके पास जो चीज़ बनेगी रिएक्शन में, एक चीज़ बनेगी CuS और सेकेंड वन विल बी फॉर्म्ड एज H2SO4। यहाँ से कॉपर आयन और यहाँ से सल्फाइड आयन आपस में मिलेंगे, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा और साथ H2SO4 बनेगा। क्वेश्चन ये है, और ये जो चीज़ आपके पास बनी है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगी, यानी वो ये कह रहा है कि कॉपर सल्फाइड जब बनेगा इस रिएक्शन में तो क्या हुआ होगा, कॉपर आयन की ऑक्सीडेशन हुई होगी, कॉपर आयन की रिडक्शन हुई होगी, ना ऑक्सीडेशन और ना रिडक्शन, या फिर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो लेट्स चेक, सल्फेट आयन जो है ये -2 होता है, तो इट्स मीन कॉपर आयन यहाँ +2 हो जाएगा। हाइड्रोजन +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे +2, तो यहाँ सल्फर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगी। कॉपर सल्फाइड के अंदर कॉपर +2 होता है और सल्फर -2, इधर आते हैं तो हाइड्रोजन +1 × 2 +2, ऑक्सीजन -2 × 4 -8, तो सल्फर यहाँ हो जाएगा +6। नाउ यू कैन सी कॉपर +2 है, इधर कॉपर +2 है, इट्स मीन कॉपर की ना ऑक्सीडेशन हुई है और ना रिडक्शन हुई है।
तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि कॉपर आयन की ना ऑक्सीडेशन हुई है और ना रिडक्शन हुई है इस रिएक्शन में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following reaction और रिएक्शन है 4p प्लस 3QH प्लस 3H2O gives us 3KH2PO2 plus PH3। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए वो लिखता है कि P मतलब फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन बी इज P is reduced, option C is P is both oxidized and reduced, और option D is none of these। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में फास्फोरस के साथ क्या हुआ है। ये स्टूडेंट्स देखें, यहाँ फास्फोरस फ्री स्टेट में है तो P 0 हो गया। इधर आते हैं तो फास्फोरस यहाँ भी है और यहाँ भी है। पहले यहाँ देख लेते हैं। वी नो हाइड्रोजन -1 होता है, सॉरी +1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे +3 और फास्फोरस यहाँ पर हो जाएगा -3। इस कंपाउंड में आते हैं, हमने पढ़ा पोटाशियम +1 ऑक्सीजन -2 और 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 -4 +1 -3 और हाइड्रोजन भी है तो +1 × 2 +2। तो डियर स्टूडेंट्स +2 +1 +3 और -4 -1 और यहाँ फास्फोरस हो गया +1। इधर 0 है और यहाँ दोनों कंपाउंड में फास्फोरस जो है एक में +1 में है और एक में +3 में है। इट्स मीन कि यहाँ जो है वो अगर फास्फोरस 0 से +1 हो गया है तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस, और अगर 0 से वो -3 हो गया है तो दिस इज रिडक्शन ऑफ फास्फोरस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि फास्फोरस की यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर की एक एप्लीकेशन भी है। क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 in an acidic, neutral and basic medium। Option A is m/5, m/2 and m। Option B is m/5, m/3, m/2। Option C is m/5, m/3 and m, और option D is m/3, m and m/5। डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। डियर स्टूडेंट्स, वी नो KMnO4 जो है ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आप ट्रांजिशन मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट जो है
इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप उस मेटल का जो एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर दें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन उस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है। अब ये सुन, ये जो चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में ये फिक्स नहीं होता, ये रिएक्शन टू रिएक्शन और मीडियम टू मीडियम जो है वो वेरी करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि KMnO4 जो है वो अगर एसिडिक मीडियम में है तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में है तो उसका क्या होगा, और बेसिक मीडियम में है तो उसका क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि अगर KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में है तो फिर जो है वो इसका चेंज जो ऑक्सीडेशन नंबर का है वो कितना आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन है, let KMnO4 plus 3H2SO4 and gives us K2SO4 plus MnSO4 plus 3H2O plus 5 ऑक्सीजन। अब ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कीजिएगा तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज ये है, तो यहाँ आप देख लें सल्फेट -2 होता है तो ये क्या हो जाएगा +2। इट्स मीन कि +7 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके +2 हुआ है तो 5 का चेंज आया है। 5 का चेंज का मतलब ये है कि इस केस में मैंगनीज का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इसका एटॉमिक वेट या मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे, चेंज कितना आया है 5, तो इस केस में मैंगनीज का इक्विवेलेंट वेट होगा m/5। सिमिलरली दूसरा हमारे पास मीडियम है न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में भी हमें ऐसा ही कोई रिएक्शन जो है वो करवाना पड़ेगा KMnO4 का, कि जिसमें KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल में KMnO4 इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं H2O के साथ, इससे हमारे पास बनेगा KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3O। डियर स्टूडेंट यहाँ देखें तो -2 × 2 -4, तो ये हो जाएगा +4 और इधर होता है +7, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है +7 से +4, तो ये 3 का डिफरेंस आया है, 3 का चेंज आया है। इट्स मीन न्यूट्रल मीडिया में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा m/3। और सिमिलरली अगर हम बेसिक मीडिया की बात करें तो बेसिक मीडिया में KMnO4 plus 2KOH will gives us K2MnO4 plus H2O plus oxygen, KMnO4 plus 7, और इधर आप कैलकुलेट करेंगे तो KMnO4 हो जाएगा +6, तो यहाँ +7 से +6 1 का डिफरेंस आया है, 1 का चेंज आया है। इट्स मीन इस केस में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1 या m। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडिया में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया m/5, न्यूट्रल में आ गया m/3 और बेसिक में आ गया m। यू कैन सी एसिडिक में m/5, न्यूट्रल में m/3 और बेसिक में m, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज है तो हम किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और मेटल के इक्विवेलेंट वेट से मुराद ये है कि इन अ रिडॉक्स रिएक्शन उस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आता है। जितना चेंज आएगा उसको आप उसके एटॉमिक मास या मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल जो है वो आ जाना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ क्वेश्चन है
मैं रिपीट करता जाऊँ स्टूडेंट्स के, हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, इनसे आने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन जो डिफरेंट एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व आउट हो सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आपने ऑब्जर्व किया कि हमारा वो प्रीवियस नॉलेज ही हमारे काम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा वो उन वीडियोस को सही तरह से देख लें, समझ लें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन है 2Cr+3, the charge required is option A 3 multiplied by 96500 coulomb, option B 6 multiplied by 96500 coulomb, option C 0.3 फैराडे और ऑप्शन डी 0.6 फैराडे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि हमने डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करके ये बनाना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि Cr2O7 और ये -2 होल चार्ज है इस पूरे आयन पे, ये अगर रिड्यूस हो जाए और फर्ज करें कि ये वाला आयन बन जाए, तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ क्रोमियम 2 है, इधर 1 है, तो इसको भी बैलेंस कर लें। तो क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज रिक्वायर होगा इस प्रोसेस के लिए। आप देखें, अगर हम इस आयन में ऑक्सीजन -2 × 7 -14 और क्रोमियम +6 × 2 +12 -14 +12 जो है वो -2 के इक्वल आएगा। इट्स मीन यहाँ क्रोमियम के एक एटम पे चार्ज +6 है या उसका एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इधर है +3, तो यहाँ जब रिडक्शन हुई है तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये 1 मोल है। 1 मोल जो है वो डाइक्रोमेट में क्रोमियम रिड्यूस होके 2 मोल ऑफ क्रोमियम आयन क्रोमियम +3 में चला गया है। तो यहाँ पर एक जो आपके पास एटम है उसको रिड्यूस होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 2 एटम्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एटम्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रिक्वायर होगा, 2 मोल के लिए 6 मोल्स जो है वो रिक्वायर होंगे। नाउ यू कैन सी कि हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज of 1 mole of electron is equal to 1.602 × 10⁻⁻19 multiplied by Avogadro number 6.023 × 10⁻23। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट 96500 कूलम। तो ये जो यहाँ वर्ड फिगर यूज हुआ है 96500 कूलम, दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो टोटल 6 मोल जो है वो चाहिए। इस रिएक्शन में क्रोमियम +6 को क्रोमियम +3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 मोल का चार्ज 96500 कूलम है तो 6 मोल का जो चार्ज है वो आपके पास 6 × 96500 कूलम आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और ये ऐसे एमसीक्यूज थे जो आपके प्रीवियस टॉपिक्स को कवर कर देते हैं कि किस किस टाइप के एमसीक्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आई होप कि सारे एमसीक्यूज और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।